यहाँ से स्टार्ट करेंगे। विजन है इसके यहाँ पर टेस्ट नंबर 21 है, ठीक है। 21 नंबर टेस्ट यहाँ से देखेंगे और यहाँ पर जो 20 नंबर टेस्ट है यहाँ पर हम लोगों ने कवर किए थे, ठीक है। और यहाँ से 21 नंबर जो टेस्ट है ये भारतीय अर्थव्यवस्था जो इंडियन इकोनॉमी है इस पर यहाँ पर टेस्ट होगा, राइट। एक बात और, अपना यूकेटी चैनल है, यहाँ पर भी आप लोग अपना टेस्ट कर चुके हैं। इसका यूकेटी का जो टेस्ट नंबर वो भी 21 नंबर लोग हम लोग कर चुके हैं। वो 21 आपका मॉडर्न हिस्ट्री का था, ठीक है। तो वो भी आप जाके देख सकते हो। तो 21 पेपर उसके भी हो गए और 21 पेपर यहाँ पर विजन है इसका मैं करा रहा हूँ, राइट। और मैं भी कल या परसों में लेके आने वाला हूँ यूकेटी का अपना जो टेस्ट नंबर 22 रहेगा वो भी लेके आने वाला हूँ, ठीक है। आते हैं, देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन 1 से कवर करते हैं। यहाँ पर इसके सिलेबस और टॉपिक दे रखेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक नए घर का निर्माण, लॉटरी से प्राप्त राशि, किसी देश में विदेशी पर्यटक द्वारा खरीदी गई वस्तुएं, विदेश से प्राप्त उपहार, इनमें से कितने राष्ट्रीय आय में शामिल किए जाते हैं? राष्ट्रीय आय में से कितने शामिल किए जाते हैं? आंसर हो जाएगा यहाँ से। देखो यहाँ पर जो विदेश से प्राप्त उपहार है किसी देश की राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं माना जाता है, ठीक है। ठीक, चौथा गलत हो गया, ठीक है। और आपका जो नए घर का निर्माण पूंजी निर्माण का एक हिस्सा माना जाता है, ठीक है। तो और निर्मित घर को यहाँ पर सकल जो घरेलू उत्पाद है उसमें शामिल किया जाता है, इसलिए यहाँ पर ये राष्ट्रीय आय का भाग होता है, ठीक है। तो नए घर का निर्माण हो जाएगा। तो देखो आप एलिमिनेट कर सकते हो, पहला सही है और चौथा गलत है। तो कितने शामिल किया सकते हैं? एक तो देखो, अच्छा यहाँ पर वन ऑप्शन नहीं दे रखे ना, वैसे पूछा तो यहाँ पर एलिमिनेट नहीं कर सकते उसको। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन हो जाता है, अगर एलिमिनेट करने को होता ना तो यहाँ से आप आसानी से कर सकते थे इसको, ठीक है। अब आपको सभी की स्टेटमेंट पता होना चाहिए कौन सा सही कौन सा गलत है। और विदेशी जो पर्यटक है उसको द्वारा दी गई खरीदारी और राष्ट्रीय आय के आकलन को शामिल किया जाता है, ठीक है, शामिल किया जाएगा। और लॉटरी से प्राप्त आय, धनराशि का अंतरण भुगतान या आकस्मिक प्रत्याशित आय, ये भी यहाँ पर इसमें शामिल होते हैं। तो इसमें राष्ट्रीय आय में शामिल इसको नहीं करते हैं, राइट। तो यहाँ से गलत होगा। आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3 इसका करेक्ट आंसर है। तो बी यहाँ से 2 स्टेटमेंट सही है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन से उच्च शक्तिशाली मुद्रा हाई पावर्ड मनी के घटक होंगे? आंसर हो जाएगा दूसरे का करेक्ट आंसर। यहाँ से एक तो आम जनता के पास यहाँ पर चलन मौजूदा मुद्रा, देश में यहाँ पर जो मौद्रिक आधार उसको लेकर के उच्च शक्तिशाली मुद्रा हाई पावर्ड मनी कहा जाता है। किनको जो यहाँ पर जनता के पास चलन में मुद्रा होती है, जैसे कि नोट और सिक्के, ठीक है। दूसरा वाणिज्यिक बैंकों के कोष नकदी, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जिसको बोलते हैं वर्ल्ड कैश, और भारत सरकार द्वारा रिजर्व बैंक में रखी गई जमा, ये भी, और आरबीआई के पास वाणिज्यिक बैंकों को रखी गई जमा। तो सभी यहाँ से इसके क्या होंगे? करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। आंसर क्या होगा? डी, सभी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित श्रेणियों पर विचार करना है। कृषि, छात्रों का शिक्षा ऋण और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं, आवास ऋण और निर्यात ऋण, इनमें से कितने आरबीआई के दिशा निर्देश के अनुसार प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अंतर्गत शामिल होंगे? आंसर हो जाएगा तीसरे का करेक्ट आंसर। यहाँ से ये सभी यहाँ पर क्या होंगे? ये सभी यहाँ पर जो है ये कृषि, छात्रों के यहाँ पर शिक्षा ऋण, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं, आवास ऋण, निर्यात ऋण, ये सभी आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र के ऋण में शामिल किए जाएंगे, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ से तीसरे का डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। कृषि, जैसे कि यहाँ पर कृषि में किसान और जो कृषि संरचना है उससे संबंधित गतिविधियाँ इसमें होंगी, ठीक है। छात्रों को यहाँ पर शिक्षा ऋण इसको लेकर के, इसमें यहाँ पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम उच्च सहित यहाँ पर शिक्षा को प्राप्त करने के लिए छात्रों को ऋण दिया जाएगा। नवीकरण ऊर्जा परियोजनाएं, नवीकरण ऊर्जा परियोजना इसमें सौर, पवन और अन्य स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं को वित्त पोषण दिया जाएगा। आवास ऋण, इसमें यहाँ पर ऋण संबंधी जो झुग्गी पुनर्वास परियोजना इसको संरचना को वित्त पोषण किया जाएगा। और निर्यात ऋण में आपका यहाँ से भारत के व्यापार क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वित्त पोषण होगा। तो ये सब पॉइंट नोट कर सकते हो, सभी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर है, जब विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय शून्य होती है तब निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य रूप से नहीं होता है? रूप से सही नहीं है ना। मतलब कहने का यहाँ पर जब विदेश से प्राप्त हमारी निवल आय कारक जो होती है वो शून्य हो जाती है तब इनमें से कौन सी बात अनिवार्य रूप से सही बताती है इसको चारों वास्तव में? आंसर हो जाएगा चौथे का। देखो राष्ट्रीय जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है ये किसी देश में घरेलू क्षेत्र के भीतर एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं को सेवाओं के मौद्रिक मूल्य होता है तथा इसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित होती है। जीएनपी बराबर होता है, या जीएनपी जो अप्रॉक्स में जीडीपी प्लस यहाँ पर शेष विश्व की कुछ नियुक्त उत्पादन मात्रा, ठीक है, और माइनस घरेलू अर्थव्यवस्था होगी, नियोजित करेंगे शेष जो। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ का यहाँ से बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रभावी पूंजीगत व्यय से आशय पूंजीगत व्यय में
पूंजीगत परिसंपत्तियां सृजन हेतु की गई अनुदान सहायता को घटाने से प्राप्त राशि होती है। पहली बात, पांचवी का पहला ऐसे स्टेटमेंट गलत है कि प्रभावी जो पूंजीगत व्यय है ये व्यय होता है जिसमें किसी प्रकार के पूंजीगत व्यय में राज्यों का पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन हेतु दी गए अनुदान को जोड़ा जाता है, न कि घटाया जाता है। इसका उद्देश्य अवसंरचना विकास और वास्तविक सार्वजनिक निवेश को दर्शाना होता है। दूसरी बात है, भारत में हाल ही में वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में प्रभावी पूंजीगत व्यय लगातार में कमी आई, जो व्यय की गुणवत्ता में सुधार को दर्शाता है। ये भी बात गलत है क्योंकि यहाँ पर भारत का प्रभावी पूंजीगत व्यय सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है। ये सरकारी व्यय गुणवत्ता में सुधार को दर्शाता है क्योंकि इसमें नियमित राजस्व व्यय के बजाय दीर्घकालिक परिसंपत्ति, अवसंरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा प्राथमिकता दी जा रही है। इससे यहाँ पर आर्थिक समृद्धि, रोजगार और बेहतर जीवन के लिए मजबूत गुणक प्रभाव उत्पन्न होगा। दोनों बातें गलत है। आंसर यहाँ से पूछे कौन सा सही होगा? डी। क्वेश्चन 6, राष्ट्रीय आय लेखांकन में कर्मचारियों के पारिश्रमिक और परिचालन शेष का उपयोग जीडीपी के अनुमान की किस विधि में किया जाता है? आंसर हो जाएगा छठे का करेक्ट आंसर यहाँ से आय विधि इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो आय विधि क्या है? आय विधि यहाँ पर उत्पादन का जो मूल उत्पादन के कारकों के जो भुगतान होते हैं उसके बराबर होता है। समानता उत्पादन के 4 कारक होते हैं, जैसे कि यहाँ पर श्रम, पूंजी, ठीक है, भूमि, उद्यमिता, जिन्हें यहाँ पर क्रमशः किराया, मजदूरी, ब्याज और लाभ के रूप में परिसमझ दिया जाता है। इस पद्धति के अनुसार राष्ट्रीय आय का मापन उत्पादन उनके सभी कारकों के लिए भुगतान के आधार पर किए जाएंगे। अतः यहाँ पर दृष्टिकोण के आधार पर बाजार पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का योग, कर्मचारी के प्रतिफल, सकल परिचालन, अधिशेष, इनके यहाँ पर मिश्रित आय के उत्पादन और आयात को घटाकर उत्पादन की दी गई सब्सिडी पर होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा से छठे का बी करेक्ट है। क्वेश्चन 7वां, केन्सियन अर्थशास्त्र के अनुसार किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी मुख्यतः किस कारण से उत्पन्न होती है? आंसर हो जाएगा बेरोजगारी है जो ये मुख्यतः उत्पन्न होती किससे? कुल मांग की कमी से। ठीक है, किससे होगी? कुल मांग की कमी से होगी। कुल मांग किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की सेवाओं पर होने वाले कुल व्यय को दर्शाती है। जब यहाँ पर परिवार उपभोग कम कर देते हैं तो कंपनी निवेश घटा देती है या सरकार खर्च कम कर देती है, तो यहाँ पर मांग कुल घट जाती है। ऐसी स्थिति में कंपनियां अपने उत्पादों को पूरी तरह से बेच नहीं पाती, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें उत्पादन कम करना पड़ता है और कर्मचारियों को छंटनी करनी पड़ती है, जिससे यहाँ पर अनैच्छिक बेरोजगारी उत्पन्न होती है, भले ही कर्मचारी प्रचलित मजदूरी पर काम करने के इच्छुक हों। ठीक है, यह स्थिति विशेष रूप से आर्थिक मंदी के दौरान दिखाई देती है, जब निराशावादी और अपेक्षाएं निजी क्षेत्र जो निवेश होते हैं उसमें उपभोग को दबा देती है। तो केन्सियन अर्थशास्त्र की नीतिगत के अनुसार यहाँ पर यह तर्क आधुनिक समय में आर्थिक मंदी के दौरान सरकारों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रतिचक्रवादी या प्रतिचक्री नीति का आधार बताती हैं। ये सब पॉइंट आपको याद रखने हैं। 7वें का बी यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन 8वां है, निम्नलिखित पर विचार करना है। नकद आरक्षित अनुपात, मार्जिन आवश्यकताएं, वैधानिक तरलता अनुपात, नैतिक दबाव, खुले बाजार की परिचालनाएं और प्रत्यक्ष कार्रवाई, इनमें से बोले कौन से मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण होंगे? आंसर हो जाएगा 8वें का करेक्ट आंसर यहाँ से ये एक तो देखो मौद्रिक जो है इसमें से मात्रात्मक उपकरण पूछा है। मात्रात्मक उपकरण क्या होते हैं? देखो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस सरकार के प्रतिभूति खरीद और बिक्री के माध्यम से तरलता को बढ़ाता है, घटाता है। तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर मात्रात्मक का एक एग्जाम्पल बता सकते हो, तो यहाँ से ये बात सही है। ठीक है, और क्या होगा? जो मौद्रिक नीति होती है इसमें मात्रात्मक उपकरण वे साधन होते हैं जिनका उपयोग केंद्रीय बैंक जैसे आरबीआई अर्थव्यवस्था के धन से और ऋण की कुल जो मात्रा होती है उसको नियंत्रित करने के लिए करेगा, जैसे कि खुले बाजार परिचालन। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा आपका वैधानिक तरलता अनुपात, ये भी आपका जाएगा राइट। उसके बाद आपका जाएगा यहाँ से नकद आरक्षित अनुपात, ये सब यहाँ पर मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है। ठीक है, नकद आरक्षित अनुपात जो है जमा राशि का वह प्रतिशत होता है जो बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास रखना अनिवार्य होता है, जिससे यहाँ पर ऋण देने के लिए उपलब्ध धनराशि प्रभावित होती है। पहली बात ये। और तीसरी बात जो वैधानिक तरलता अनुपात है, ये यहाँ पर SLR जिसको बोलते हैं, जमा राशि का वह हिस्सा था जो बैंकों को तरल परिसंपत्ति जैसे कि नगद, सोना, प्रतिभूतियां उनके तौर पर रखना अनिवार्य होता है। तो 135 इसका आंसर होगा 8वें का। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय जो प्रोत्साहन है उसका रूप है? अवसंरचना विकास हेतु वित्त पोषण में वृद्धि करना, आरबीआई द्वारा रेपो दर में कमी करना, दर में जो कर की दर है उसमें कमी करना। तो आंसर जो हो जाएगा 9वें का करेक्ट आंसर 9 नंबर का आंसर हो जाएगा। एक सिर्फ इसका स्टेटमेंट है पहला वाला, और एक यहाँ से कर की दर में कमी करना, ये दोनों क्या है? ये यहाँ पर राजकोषीय प्रोत्साहन के एक रूप होंगे।
ठीक है। प्रोत्साहन नीति जो निर्माण होता है, इसके उपाय में पैकेज माध्यम से मंद अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने का एक प्रयास होता है। ये दो रूप में प्रदान करता है, एक तो मौद्रिक प्रोत्साहन और दूसरा आपको हो जाएगा राजकोषीय प्रोत्साहन। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो रेपो दर उसमें कम करना, ठीक है, कमी करना, और यहाँ पर तो जो आंसर हो जाएगा संरचना विकास हेतु वृद्धि और करों दर में कमी रखना। दो बातें यहाँ से करेक्ट है, 1 और 3। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में भुगतान बैंक के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, भुगतान बैंक आरबीआई अधिनियम 1934 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेंस प्राप्त करते हैं। पहली बात, 10वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर भुगतान बैंक भारत के वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा शुरू किए गए एक विशेष छोटे पैमाने के बैंक होते हैं। ये बचत, चालू खाते, डिजिटल भुगतान और प्रेषण जैसी सुविधाएं, बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं, लेकिन ये ऋण या क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते हैं। इनका मुख्य फोकस बैंकिंग सुविधाओं की वंचित जो आबादी है उसके लिए पदों की संचालित कम लागत वाली बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने पर जोर होता है। पहली बात ध्यान से क्या होगी, ये गलत है। दूसरा है, क्योंकि यहाँ पर ये भुगतान जो सार्वजनिक लिमिटेड है, ये आरबीआई की शर्तों के साथ बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के तहत अपना लाइसेंस प्राप्त करती है, ना कि 34 के तहत। सेकेंड बात है, भुगतान बैंक केवल एक निश्चित समय तक यहाँ पर बचत और चालू स्वीकार कर सकती है। ये बात सही है, क्योंकि यहाँ पर भुगतान बैंक केवल यहाँ पर बचत, चालू तो जमा स्वीकार कर सकती है, और वर्तमान में प्रति ग्राहक अधिकतम 2 लाख, शुरुआत में 1 लाख था, उसकी शेष राशि रख सकती है। ये बात सही है। भुगतान बैंकों को केवल व्यक्तियों और लघु व्यवसाय उद्यम को ऋण प्रदान करने की सुविधा की अनुमति होती है। तीसरी बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर भुगतान बैंकों को किसी प्रकार के ऋण, धन उधार देना, प्रदान करना, क्रेडिट कार्ड जारी करने की अनुमति नहीं है। ठीक है, आंसर ओनली 2 करेक्ट है, 10वें का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 11, ये आईपीओ का एक यहाँ पर प्रावधान होता है जो अंडर राइट्स को सूचीबद्ध होने के बाद शेयर जो मूल होते हैं उसको रखने के लिए 15% तक अतिरिक्त शेयर बेचने की अनुमति देता है। ये किसे संदर्भित करता है, ये संदर्भित करता है ग्रीनशू विकल्प को। ठीक है, ग्रीनशू विकल्प होता क्या है, देखो ग्रीनशू विकल्प जो है, ग्रीनशू ऑप्शन, इसको यहाँ पर ओवर अलॉटमेंट विकल्प भी कहा जाता है। ओवर अलॉटमेंट विकल्प है ना, ये भी कहते हैं। इसका उपयोग कंपनियां अपने प्रारंभिक सार्वजनिक जो निर्गम होते हैं आईपीओ, उसके दौरान आईपीओ के बाद शेयर की मांग अधिक होने की स्थिति में इसे शेयर मूल्य में स्थिरता बनाए रखने के लिए यहाँ पर जारी करती है। ये आईपीओ कराने वाले अंडरराइट्स को अतिरिक्त मांग होने पर आमतौर पर जारी किए जा रहे शेयर है उसकी संख्या को 15% के अतिरिक्त शेयर जारी करने का अधिकार देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी यहाँ से करेक्ट होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1, कथन 2, विशिष्ट कर प्रतिस्थापन को न्यूनतम करते और कर वृद्धि के बाद सिगरेट की खपत को कम करने में एड वेलोरम करों की तुलना में अधिक प्रभावी होते हैं। पहली बात, 12वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, 12वें का पहली बात यहाँ से करेक्ट है, सही बात है। सेकंड बात है इसका, विशिष्ट कर प्रति इकाई पर लगाए जाते हैं जिससे यहाँ पर सस्ते ब्रांड और स्थानांतरण हतोत्साहित होता है। ये भी बात एकदम करेक्ट है, दोनों बात यहाँ से सही है। आंसर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर करेक्ट है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की राष्ट्रीय आय लेखांकन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है कि यहाँ पर जो समष्टि आर्थिक समुच्चय है उस पर देखना है। पहली बात, समष्टि आर्थिक समुच्चय ये क्या होता है, समष्टि आर्थिक समुच्चय है ना, समष्टि आर्थिक समुच्चय आपका हो जाएगा यहाँ से लेखांकन के संबंध में समष्टि आय समुच्चय पर विचार करना है। समष्टि आय समुच्चय, चलो देखते हैं। देखो सकल घरेलू उत्पाद क्या है, यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद बोला है, ये देश की सीमाओं के भीतर एक ही निश्चित अवधि के में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं सेवाएं के मूल्य के कुछ, चाहे वह संसाधन के स्वामित्व के पास क्यों ना हो। पहली बात ये। दूसरा, आधार मूल्य कर सकल मूल्यवर्धन, ये क्या होगा, यहाँ पर मध्यवर्ती वस्तुओं के बीच को लागत घटाने को लेकर के करते हैं। और सकल राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय आय क्या होती है, ये किसी देश में निवासियों द्वारा अर्जित कुल आय होती है, इसमें विदेश से प्राप्त आय भी शामिल होती है। ठीक है, और विदेशियों द्वारा देश के भीतर अर्जित आय शामिल नहीं होती है इसमें सकल राष्ट्रीय में। सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय ये क्या होती है, ये यहाँ पर जो यहाँ पर वास्तव में निवासियों को भोग से बचत के लिए यहाँ पर उपयुक्त होती है, और यहाँ पर इसमें विदेश से प्राप्त धन जैसे सूद अंतरण में शामिल किया जाता है। तो ये सब बातें, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा आपका डेटा पे मूल कीमतों पर सकल मूल्य, मूल कीमतों पर सकल मूल्य,
सकल मूल्यवर्धन, तो यहाँ से आपका हो जाएगा पहला। दूसरा नंबर पे, क्योंकि यहाँ पर सकल मूल्य कीमतों पर जो जीवीए है ये करीब 2,46,000 2,46,00,000 है ना, इतना यहाँ पर करीब इसका अनुमानित देखा गया था। आगे उसके बाद आएगा, दूसरे बाद आपका आएगा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, पहला। 2 के बाद एक आ जाएगा, नहीं 2 के बाद 3 आएगा सकल राष्ट्रीय आय, है ना। सकल राष्ट्रीय आय में कितना है, 2,65,00,000 के आसपास है, राइट। तो देखो डेटा आप थोड़ा याद रखना, सिर्फ आप ये थोड़ा सा जो सिस्टम है सीक्वेंस याद कर लो, है ना। पहले आपका यहाँ पर आएगा ये दूसरा, मतलब यहाँ पर आधार मूल्य को सकल मूल्यवर्धन, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा तीसरे नंबर का सकल राष्ट्रीय आय, राइट। उसके बाद आपका आएगा पहला सकल घरेलू उत्पाद, उसके बाद आपका चौथा, ऐसे करके सीक्वेंस से आप याद कर सकते हो उसको, क्योंकि डेटा याद करोगे थोड़ा काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा। यहाँ पर 2 करोड़ ऐसे करके 8 करोड़ 7 करोड़ ऐसा करके, तो क्वेश्चन भूलने का डर रहता है। सीधे से आप इसके सीक्वेंस याद रख लो क्या है, ठीक है। डेफिनेशन मैंने सबके आपको बताई। आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्योंकि यहाँ पर डेटा थोड़ा सा मिसमैच मुझे लग रहा है इसका, ठीक है। बाकी ये जो कथन के हिसाब से आप सही कर लोगे इसे। क्वेश्चन 14 नंबर है, निवल घरेलू उत्पाद के संबंध में विचार करना है। ये सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में मूल्य ह्रास का मान घटाने पर प्राप्त होता है। पहली बात 14 का आंसर ये करेक्ट है। दूसरा, समान जीडीपी वाली दूरस्थ व्यवस्थाओं के लिए पूंजीगत वस्तुओं में अधिक उपभोग वाली अर्थव्यवस्था का एनडीपी उच्चतर होगा, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड बात गलत, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार मूल्य ह्रास या पूंजीगत वस्तुओं का उपभोग मान जितना अधिक होगा एनडीपी का मान उतना ही कम होता है, जस्ट अपोजिट है। सेकंड गलत होगा, ओनली 1 करेक्ट है, ये आंसर है। निम्नलिखित पर विचार करना है। प्रतिगामी कर वह कर है जिसमें कर का भार निम्न वर्ग पर असमान रूप से अधिक पड़ता है। पहली बात 15 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि प्रतिगामी कर होता है जो रिग्रेसिव टैक्सेस है, वह कर जिसमें आप पर कर का बोझ असमान रूप से कम आय वाले व्यक्तियों पर अधिक पड़ता है। जैसे जैसे आय बढ़ती है और कर के रूप में जो चुकाने वाली राशि है उसका प्रतिशत घटता जाता है। दूसरे शब्दों में बोल सकते हो कि उच्च आय वाले व्यक्तियों पर तुलना में कम आय वाले व्यक्तियों की आय अधिक अनुपात में कर के रूप में चुकाते हैं। ये बात सही है। सेकंड, सभी अप्रत्यक्ष कर प्रतिगामी प्रकृति के होते हैं। ये बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्यक्ष कर समान तौर पर सरकार द्वारा राजस्व जुटाने के लिए लगाए जाते हैं। ये मूलतः ऐसे कर होते हैं जो आय की परवाह किए बिना सभी करदाताओं पर समान रूप से लगाए जाते हैं, अर्थात अमीर हो या गरीब सभी को यहाँ पर चुकाना पड़ता है। दोनों बातें सही है। 15 का आंसर सी। 16 नंबर है, संघ की राजकोषीय स्थिति के संबंध में विचार करना है। विगत 1 दशक में प्रत्यक्ष कर संग्रह अप्रत्यक्ष कर संग्रह से लगातार कम रहता है, यह कम रहा है। पहली बात क्या कहूँ, 16 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से, पहली बात 16 की यहाँ से इसकी गलत होगी, है ना। पहली बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह बोला कि विगत 1 दशक में प्रत्यक्ष कर का संग्रह प्रत्यक्ष कर से लगातार कम रहा है, कम लगातार नहीं रहा है, तो गलत हो जाएगा। सेकेंड, विगत 1 दशक में राजकोषीय घाटा लगातार घटता रहा है, ये भी बात नहीं कि लगातार घटाओ, है ना, कभी बीच में घटा है फिर उसके बाद ये बीच में बढ़ा है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ से गलत हैं इसके। पूछे सही कौन सा, तो कोई सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से कौन प्रभावी राजस्व घाटा को सर्वोत्तम रूप से प्रभावित करता है। आंसर हो जाएगा 17 का करेक्ट आंसर, ये राजस्व घाटा और पूंजी अस्तित्व के सृजन के लिए दिए गए सहायता अनुदान का अंतर होता है। 17 का सी आंसर करेक्ट है, क्योंकि प्रभावी राजस्व घाटा की अवधारणा केंद्रीय बजट 2011-12 में प्रस्तुत की गई थी। बाद में से वित्त अधिनियम 2012 द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम में संशोधन करके संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। प्रभावी राजस्व घाटा राजस्व घाटे और पूंजीगत अस्थियों के सृजन के लिए दिए गए सहायता अनुदान के बीच अंतर होता है। पूंजीगत अस्थियों के सृजन के लिए अनुदान की अवधारणा वर्ष 2012 के संशोधन एफआरबीएम के अधिनियम से प्रस्तुत की गई थी, ठीक है। आगे आते क्वेश्चन नंबर 18 आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पीएलएफएस की साप्ताहिक वर्तमान स्थिति के संबंध में विचार करना है। पिछले सप्ताह में कम से कम 3 दिन काम किया गया हो, ठीक है, या पिछले दिनों में किसी भी एक दिन कम से कम 1 घंटे काम किया गया हो, या पिछले 5 दिनों में कम से कम 1 दिन काम किया गया हो, या पिछले सप्ताह में किसी भी दिन कम से कम 4 घंटे काम किया हो। तो यहाँ पर किसकी बात सही बता रहा है यहाँ पर ये, ठीक है। आंसर हो जाएगा 18 का करेक्ट आंसर, बी आंसर इसका सही आंसर होगा, ठीक है। श्रमिक यहाँ पर सर्वेक्षण रूप से 7 दिनों में दौरान जिसके किसी भी दिन कम से कम 1 घंटे कार्य किया हो, बी आंसर करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 19, अर्थव्यवस्था के संबंध में मार्जिनल यूटिलिटी वक्र क्या चित्रित करता है? मार्जिनल यूटिलिटी वक्र है, ये यहाँ पे चिन्हित करता है या चित्रित करता है कि ये चित्रित करता है कि यहाँ पर सीमांत उपयोगिता किसी वस्तु या सेवा की एक या एक से अधिक इकाई उपयोग को उपभोक्ता से प्राप्त अतिरिक्त संतुष्टि होती है। सीमांत उपयोगिता जो उपयोगिता होती है एक महत्वपूर्ण आर्थिक अवधारणा है, क्योंकि यहाँ पर अर्थशास्त्र में इनका प्रयोग ये निर्धारण करने के लिए करते हैं कि यहाँ पर उपभोक्ता एक वस्तु में कितनी मात्रा में खरीदेगा। जब किसी व्यक्ति अतिरिक्त वस्तु की खपत कुल उपयोगिता की वृद्धि करता है तो सकारात्मक सीमांत उपयोगिता कहलाती है। जब किसी वस्तु में खपत कुल उपयोगिता घट जाती है तो ये नकारात्मक सीमांत उपयोगिता कहलाती है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ये आंसर 19 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, ट्रांसफर प्राइसिंग तंत्र सेफ हार्बर पद संदर्भित करता है किसे? सेफ हार्बर पद ये संदर्भित करता है उन शर्तों को जिन समुच्चय पर प्राधिकरण करदाता द्वारा घोषित ट्रांसफर प्राइस को स्वीकार करते हैं। बी आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा इसका ट्रांसफर प्राइसिंग तंत्र संबंध में सेफ हार्बर एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहां एक पात्र अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन से प्रवेश करता है और कर निर्धारित द्वारा घोषित ट्रांसफर प्राइस को ऐसे अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन में आयकर प्राधिकरण द्वारा स्वीकार करता है। जहां इस प्रकार सेफ हार्बर से तात्पर्य उन शर्तों के समुच्चय से जिन पर प्राधिकरण करदाता घोषित ट्रांसफर प्राइस को स्वीकार करते होंगे। बी सिर्फ यहाँ से इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में सुर्खियों में रहा पद पराना वैली जो है ये क्या है? पराना वैली जो है यहाँ पर ये मंगलकरे की प्रमुख प्राचीन नदी जल निकासी प्रणालियों में से एक है, जिसे यहाँ पर हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा मानचित्रित किया गया है। बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ से इसमें देखते हैं। खाद्य और कृषि के लिए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन संधि के बारे में विचार करना है। पहली बात है, इसे खाद्य और कृषि संगठन FAO के तत्वाधान में अपनाया गया था या अपनाया गया है। पहली बात यहाँ से क्या हो जाएगी? ये करेक्ट है। दूसरी बात यहाँ से, क्योंकि यहाँ से जो पहली बात इसलिए थी क्योंकि यहाँ पर से 2001 में खाद्य और कृषि संगठन सम्मेलन द्वारा अपनाया गया था और ये संधि 2004 में लागू गई थी। ये फसल अनुवांशिक विविधता के प्रति समर्पित पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता होगा। सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, भारत इस संधि का पक्षकार होगा। तीसरी बात क्या होगा? तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यूरोपीय संघ और भारत सहित यहाँ पर एक 154 देश इसके पक्षकार होंगे। तीनों बातें करेक्ट है। आंसर डी। 23 नंबर है, ऑपरेशन हिंटरलैंड ब्रू का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? हिंटरलैंड ब्रू का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है ये कि यहाँ पर महाराष्ट्र के वर्धा में एक गुप्त कृत्रिम मादक पदार्थ मेफ्ट्रोन निर्माण की इकाई को ध्वस्त करना होगा, है ना? क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा 23 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 23 का बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, बियर मार्केट के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहली बात है, यह उस बाजार को संदर्भित करता है जो बढ़ा रहा होता है। इस बाजार को संदर्भित करता है जो बढ़ा रहा होता है, मतलब ये उस बाजार को संदर्भित करता है जो बढ़ रहा होता है, बड़ा नहीं, जो बढ़ रहा होता है। पहली बात क्या होगी? 24 का पहला यहाँ से स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि देखो ये पहली बात इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर बेयर मार्केट या मंझड़िया बाजार है, हसोन्मुख बाजार होता है। इस स्थिति के दौरान शेयर की कीमतें लगातार गिरती आती हैं, बढ़ती नहीं है। बेयर मार्केट में निवेशक स्टॉक के खरीदने के लेकर स्थान में स्टॉक की शीघ्रता से बेचने का प्रयास करते हैं। ये बात सही है इसकी। ठीक है। तीसरा, इस दौरान देश की अर्थव्यवस्था में मजबूत होती है और रोजगार का स्तर ऊंचा होता है। तीसरी बात यहाँ से गलत है, तो ओनली 2 करेक्ट है, यहाँ से बी आंसर हो जाएगा। आंसर बी करेक्ट है 24 का। 25 देखते हैं, GLP-1 रिसेप्टर 1 का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है? आंसर हो जाएगा 25 का करेक्ट आंसर। रक्त शर्करा स्तर नियमन तथा शरीर के वजन के नियंत्रण करने में यहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी यहाँ से करेक्ट आंसर। इसका उपचार का उपयोग मुख्य रूप से टाइप 2 के मध्य में मोटापा कम करने के लिए यहाँ पर कर सकते हैं। राइट, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अप्रत्यक्ष करों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। यह सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक यहाँ पर उपयोगी साधन है तथा हानिकारक या सिन गुड्स के उपयोग को नियंत्रण कर सकता है। पहली बात, 26 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से करेक्ट होगा, सही बात है।
दूसरी बात है अप्रत्यक्ष करों को समानता मुद्रास्फीति प्रकृति का माना जाता है। पहली बात से हो जाएगी, दूसरी बात क्या हो जाएगी, दूसरी बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो अप्रत्यक्ष कर हैं इनको समानता मुद्रास्फीतिकारी प्रकृति का माना जाता है। दोनों बात एकदम करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ से सी करेक्ट है 26 का। यहाँ से 27 नंबर क्वेश्चन है, प्राय सुर्खियों में रहने वाला पद प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन समानता किस संदर्भ में चर्चा में रहता है। आंसर हो जाएगा 27 का करेक्ट आंसर बी, हाइड्रोजन फ्यूल सेल में लेकर इलेक्ट्रोलाइजर जैसी स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में। ठीक है, यह हाइड्रोजन का दहन किए बिना एक मेम्ब्रेन की मदद से विद्युत उत्पन्न करता है और इसकी कार्य प्रणाली एक विद्युत रासायनिक अभिक्रिया उस पर आधारित होती है। इस कार्य प्रणाली के तहत हाइड्रोजन एनोड में प्रवेश करता है, जहाँ एक उत्प्रेरक उसी प्रोटॉन H+ और इलेक्ट्रॉन में विभाजित करता है। तो क्या होगा आंसर 27 का बी करेक्ट है। 28 विकल्प ऑप्शन एवं वायदा फ्यूचर व्यापार के संबंध में कोई कॉल ऑप्शन अब इन द मनी किसे मनाता है, कब इन ऑप्शन कब इन द मनी मनाता है। आंसर हो जाएगा 28 का करेक्ट आंसर। यहाँ से देखो कॉल ऑप्शन जो होता है, ये कॉल ऑप्शन एक वित्तीय व्युत्पन्न है जो खरीदार धारक को यह अधिकार देता है कि यहाँ पर, बल्कि बात नहीं करता है इसमें, यह अधिकार देता है कि वह किसी आधारभूत पर संपत्ति को एक पूर्व निर्धारित मूल्य स्ट्राइक मूल्य पर निर्धारित समाप्ति को तिथि से उससे पहले खरीद सके, है ना। और कॉल ऑप्शन क्या होता है, कॉल ऑप्शन के प्रमुख घटक क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पर इसमें स्ट्राइक मूल्य वह निश्चित की मौजूद जिस पर ऑप्शन 1 आधारभूत पर संपत्ति खरीद सकता है। दूसरा बाजार मूल्य, यह भी इसका एक घटक होगा जिसमें यहाँ पर खुले बाजार की परिसंपत्ति वर्तमान कीमत होगी। और समाप्ति तिथि एक्सपायरेशन डेट, वह तिथि जिसके भीतर ऑप्शन का प्रयोग किया जाना चाहिए, अन्यथा वह निष्प्रभावी हो जाएगी। 3 बातें आपको याद रखनी है। इन द मनी, है ना, यहाँ पर दे रखा है इन द मनी, ये जब आधारभूत पर संपत्ति का बाजार मूल्य स्ट्राइक मूल्य से अधिक हो जाता है तब कॉल ऑप्शन को इन द मनी माना जाता है, इसलिए यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित पर विचार करना है, सुर्खियों में रहे दर्रे और राज चोला। चोला क्या होगा, चोला होगा जाएगा यहाँ से आपका ये पूर्वी हिमालय चोला श्रेणी जो है ये समुद्र तल से लगभग 17,792 फीट की ऊंचाई पर अवस्थित है। ठीक है, पूर्वी हिमालय में, लद्दाख में नहीं। शिव किला हिमाचल प्रदेश, सेकेंड बात क्या है, सेकेंड बात यहाँ से इसके स्टेटमेंट करेक्ट है। शिव किला हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में अवस्थित है। वोमडीला सिक्किम, ये बात यहाँ से इसकी गलत, क्योंकि वोमडीला अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है, ये राज्य को तिब्बत के लहासा से जोड़ेगा, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 2 करेक्ट है आंसर। यहाँ से एक बात इसकी सही है, एक बात कहने का मतलब एक नहीं, एक बात कहने का मतलब एक स्टेटमेंट तीनों में सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित पर विचार करने आय के चक्रीय प्रवाह की विशेषता क्या बताता है। आय की चक्रीय प्रवाह की विशेषता, पहला स्टेटमेंट 30 ये बोले उत्पादक जनता के उपभोग के लिए अंतिम वस्तु के उत्पादन करते हैं। पहली बात करेक्ट है, क्योंकि जनता के उपभोग के लिए वस्तु सेवाओं का निर्माण करने के लिए उत्पादन प्रक्रियाओं को संचालित करने हेतु कंपनी को उत्पादन के कारकों की आवश्यकता होती है। सेकेंड बात है, जनता अंतिम वस्तुओं के उत्पादन के लिए अपने संसाधन का योगदान करती है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि जनता अपने श्रम के माध्यम से उत्पादन प्रक्रिया में योगदान करेगी और इसके बदले में उन्हें संदाय वेतन के माध्यम से भुगतान किए जाते हैं। दोनों बातें करेक्ट हैं। आंसर सही पूछा है सी। 31 है, सेंसेक्स के संबंध में विचार करना है। सेंसेक्स भारत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 30 सबसे बड़े एवं सर्वाधिक सक्रिय रूप से कारोबार किए जाने वाले स्टॉक से मिलकर बना हुआ है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, और यहाँ पर यह भारत की अर्थव्यवस्था का एक सटीक प्रमाण या प्रमाप बताता है, जो सर्वप्रथम 1986 में तैयार किया गया था। सेंसेक्स भारत का सबसे पुराना स्टॉक इंडेक्स है। ठीक है, पुराना स्टॉक इंडेक्स है, न कि पुराना स्टॉक एक्सचेंज, याद रखना है। सेंसेक्स की गणना हेतु कंपनी के आकार के अनुसार अनुपातिक भारिता नियत की जाती है। सेकेंड बात यहाँ से यह भी करेक्ट है, क्योंकि बाजार में जो पूंजीकल भारिता होती है या मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेज जो होता है, इसमें पद्धति का उपयोग करके स्टॉक की अनुपातिक भारिता निर्दिष्ट करके सेंसेक्स की गणना की जाती है। इस पद्धति में कंपनी के आकार के अनुसार अनुपातिक भारिता निर्धारित की जाती है। अपेक्षाकृत बड़ी कंपनी को अपेक्षाकृत उच्च भारिता प्रदान की जाएगी। तो क्या होगा, दोनों बातें करेक्ट है। आंसर 31 का सी। 32 ब्रिक्स समूह के संबंध में विचार करना है। ब्रिक्स 10 देशों वाला एक अंतर सरकारी संगठन होगा। पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है।
दूसरा, ब्रिक्स का स्थायी मुख्यालय बीजिंग चीन में स्थित है। सेकंड, गलत है क्योंकि न्यू डेवलपमेंट बैंक का स्थायी मुख्यालय शंघाई चीन में स्थित है, ना कि बीजिंग है, ठीक गलत हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर है, वर्ष 2026 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत द्वारा आयोजित किया जाना निर्धारित है। तीसरी बात करेक्ट है क्योंकि 2026 का ब्रिक्स जो घूर्णनशील जो होता है अध्यक्षता करेगा भारत, और उसी के यहाँ पर 18वें ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी ये देखेगा। और ये घोषणा ब्राजील में आयोजित 17वें ब्रिक्स सम्मेलन के समापन पर की गई थी। एक और 3 बातें इसकी करेक्ट है। 32 का आंसर सी। 33, निम्नलिखित पर विचार करने, बंगाल की खाड़ी में स्थित महाद्वीपीय सेल्फ, नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश उच्चायोग, वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास, पूर्वी तट किनारे पर स्थित विशेष आर्थिक जोन। राष्ट्रीय लेखा प्रणाली के संबंध में कितने यहाँ पर भारत के आर्थिक क्षेत्र का हिस्सा होंगे? भारत के आर्थिक क्षेत्र का जो हिस्सा है 33 का आंसर हो जाएगा, केवल 3 इनमें से, ठीक है। तो कौन कौन से हो जाएंगे केवल 3 में? इसमें आपके हो जाएंगे 33 में वाशिंगटन स्थित दूतावास सभी धार्मिक गतिविधियों को मानी जाएगी, वाशिंगटन से हो जाएगा। और मुक्त क्षेत्र बंगाल की खाड़ी को लेकर के यहाँ से इसमें नहीं होगा, कौन सा नहीं है? विदेशी सरकार के जो प्रयुक्त क्षेत्रीय इनक्लेव जैसे कि विदेशी दूतावास, वाणिज्य दूतावास है ना, ये इसमें शामिल नहीं होते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन विदेशी दूतावास, भारतीय दूतावास में वाणिज्य दूतावास इसमें शामिल नहीं होते हैं। नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश उच्चायोग को ब्रिटेन यहाँ पर शामिल नहीं किया जाएगा, है ना, ये वाली बात गलत हो जाएगी इसमें। बाकी सब सही है, 1, 3, 4 करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर ये दूतावास को लेकर आएगा, तो दूतावास में शामिल नहीं होता है, तो 1, 3, 4 इसका करेक्ट आंसर है 3। 34 है, प्राय सुर्खियों में रहने वाला पद किम्बरली प्रक्रिया के संबंधित करता है किससे? ये किससे संदर्भित है? आंसर हो जाएगा 34 का करेक्ट आंसर। किम्बरली प्रक्रिया जो है ये कच्चे हीरो के व्यापार को नियंत्रित करने वाला एक अवैध व्यापार रोकने को लेकर बहुपक्षीय प्रमाणन तंत्र होगा, ये आंसर करेक्ट है। 35 है, मांग की आय लोच शून्य होती है कब? मांग की आय लोच शून्य होती है कब? यहाँ से जब आवश्यक वस्तुओं के मामले में कब होगी? आवश्यक वस्तुओं के मामले में पर ये मांग लोच शून्य होगी। 35 का आंसर बी करेक्ट है, ठीक है। मांग की ऋणात्मक लोच होती है उस स्थिति को संदर्भित करती है जिसमें उपभोक्ता आय में वृद्धि के साथ वस्तु की मांग कम हो जाती है, और यहाँ पर उपभोक्ता आय कमी के साथ साथ दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है, और मांग की ऋणात्मक आय लोच वाली मदे निष्कृष्ट वस्तुएं होती हैं। बी यहाँ से 35 का करेक्ट आंसर है। यहाँ से 36 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोले जीडीपी अपस्फीति के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ये स्थिर कीमतों में परिमापित होती है, जीडीपी का चालू जो कीमती होता है उसमें मापित जीडीपी से अनुपात होता है। पहली बात क्या होगी? 36 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी अपस्फीति कारक वस्तु क्या होती है, उनमें समांतर कीमतों में आई जो मुद्रास्फीति है उसकी माप की एक विधि है। इसकी गणना सांकेतिक जीडीपी को वास्तविक जीडीपी से विभाजित करके और फिर इसे 100 से गुना करके की जाती है। पहली बात यहाँ से करेक्ट होगा। दूसरा होगा, ये अर्थव्यवस्था में उपभोग प्रतिरूप और यहाँ पर संरचनात्मक परिवर्तनों को स्वचालित रूप से दर्शाएगी। सेकंड बात भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर जीडीपी अपस्फीति कारक में वस्तुओं का भार और सेवाएं स्थिर नहीं रहते हैं तथा देश में यहाँ पर प्रत्येक वस्तु के उत्पादन स्तर को सेवाओं के अनुसार ये बदलता रहता है, ठीक है। दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर 36 का सही पूछा है तो सी। 37 नंबर है, समष्टि अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करने के यहाँ पर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के तात्पर्य क्या होगा? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का तात्पर्य किससे होगा? आंसर हो जाएगा 37 का करेक्ट आंसर यहाँ से कुल अतिरिक्त आय का वह अंश जिसे लोग उपभोग के लिए उपभोग करते हैं, ठीक है। ये यहाँ से क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपभोग यहाँ पर की सीमांत जो प्रवृत्ति होती है ये कीन्स की समष्टि आर्थिक सिद्धांत का एक घटक होता है, और एमपीसी की गणना उपभोग में परिवर्तन को आय परिवर्तन से भाग देकर की जाती है। यदि आय के जो प्रत्येक अतिरिक्त रुपए के लिए यहाँ पर उपभोग 80% बढ़ जाता है तो यहाँ पर एमपीसी 0.8/1 या 0.8 के बराबर होता है। आंसर यहाँ से क्या होगा? 37 का ए यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर कुल अतिरिक्त आय का वह अंश जिसका उपयोग लोग बचत के बजाय वस्तुओं सेवाओं के उपभोग के लिए करते हैं, है ना। ए यहाँ से करेक्ट होगा। 38 है,
38 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोले प्राय सुर्खियों में रहने वाले यहाँ पर वाणिज्यिक प्रपत्र कमर्शियल पेपर्स के बारे में विचार करना है। पहला कि यहाँ पर इसका सर्वोत्तम वर्णन कौन कर रहा है। देखो यहाँ पर जो कमर्शियल पेपर होता है वाणिज्यिक प्रपत्र एक गैर जमानती मुद्रा बाजार लिखित होता है, जिसे यहाँ पर प्राइमरी नोट्स ये प्राइमरी नोट्स होता है, पी नोट्स उसके रूप में जारी करता है। इसे सीपी अल्पकालिक लिखित होते हैं। इसके यहाँ पर परिपक्वता अवधि 7 दिनों से लेकर 1 वर्ष तक होती है। वाणिज्यिक पत्र कॉर्पोरेट कंपनियों, प्राथमिक डीलर और वित्तीय संस्थान जो होते हैं उनके द्वारा जारी किए जा सकते हैं। आंसर यहाँ से बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी सार्वजनिक वस्तु की विशेषता है। सार्वजनिक वस्तु की विशेषता में से कौन सी है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का। एक तो यहाँ से वस्तु का उपभोग करने से अन्य लोगों के लिए उपलब्ध मात्रा कम नहीं होती है, पहली बात यहाँ से करेक्ट होगा। दूसरा, लोगों का वस्तु के उपयोग से अपवर्जन संभव नहीं होता है, ये भी बात यहाँ से क्या होगी, करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गैर अपवर्जन होता है जब एक बार प्रदान किए जाने वाले के बाद किसी भी या कभी भी इनको उपयोग करने से रोका नहीं जा सकता है। लोगों को वस्तु उपयोग को लेकर वर्जित करना संभव नहीं है, तो ये बात सही है, दोनों बात सही है। तीसरा, इस वस्तु का उपभोग समग्र रूप से समाज को लाभ प्रदान करने में करते हैं, तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर उत्कृष्ट यहाँ पर जो वस्तुएं होती है ऐसी वस्तुएं होती है जिनका उपभोग समग्र रूप से समाज को लाभ प्रदान करना माना जाता है और इनको उत्कृष्ट वस्तुओं या सेवाओं के रूप में संदर्भित करते हैं। इनकी आपूर्ति उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत जो प्राथमिकता होती है उसकी पूर्ति की बजाय इनमें जनहित बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रेरित होती है, तो ये बात गलत होगी। आंसर क्या होगा, पूछे सही कौन सा, तो 1 और 2 यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40, राजनीतिक अर्थव्यवस्था के संबंध में क्लब गुड्स किसको संदर्भित करता है। क्लब गुड्स है जो ये यहाँ पर वे उत्पाद जिन्हें व्यक्तिगत उपभोग के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है लेकिन उनकी खपत के लिए उपलब्धता को कम नहीं करती है, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो क्लब वस्तु होती है ये ऐसे उत्पादन जो न केवल अपवर्जनी बल्कि यहाँ पर गैर प्रतिबंधनी होते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो इनका उपयोग करने से व्यक्ति को रोका जा सकता है लेकिन इनका उपयोग अन्य व्यक्तियों के लिए काफ़ी उपलब्धता को कम नहीं करता है, कम से कम वो कब तक, जब तक कि वो उपयोग भीड़ भाड़ स्थिति उत्पन्न न हो जाए। तो क्लब वस्तुओं में कभी कभी यहाँ पर कृत्रिम रूप से दुर्लभ संसाधनों के रूप में भी जानते हैं इनको। क्लब वस्तुएं उदाहरण के लिए केबल, टेलीविजन, निजी पार्क, वायरलेस इंटरनेट आदि यहाँ पर सम्मिलित होते हैं। बी करेक्ट है 40 का। 41 है, पूंजी बाजार के संबंध में रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट्स पद का आशय क्या होगा, यह किससे आप क्या समझते हैं। देखो यहाँ पर इसका जो अर्थ हो जाएगा, ये एक प्रारंभिक आईपीओ दस्तावेज है जो यहाँ पर अंतिम कीमत अथवा शेयर की मात्रा को उल्लेख किए बिना निर्गम विवरण प्रदान करेगा। 41 का आंसर डी स्टेटमेंट से हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रारंभिक जो RHP शॉर्ट फॉर्म इसका क्या होगा, RHP जो होता है ये अंतिम प्रोस्पेक्ट्स के एक मध्यवर्ती चरण के रूप में काम करेगा जिसका उद्देश्य निवेश के अवसर की व्यापक समझ प्रदान करना और इस प्रक्रिया के दौरान प्रस्ताव के अंतिम चरण तक सटीक मूल्य विवरण को गोपनीय रखा जाना। सेबी ये सुनिश्चित करने के लिए जो RHP है इसकी जांच करेगी और ये निवेशकों को विवेकपूर्ण निर्णय लेने के लिए सटीक पर्याप्त जानकारी प्रदान करेगी। आंसर यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित पर विचार करने सुर्खियों में यहाँ पर कुछ स्थल है और यहाँ पर इसके क्षेत्र दे रखे कौन कौन से क्षेत्र है। येलो लाइन, अपार लाइन और यहाँ पर एमराल्ड ट्रायंगल। येलो लाइन यहाँ पर दिल्ली मेट्रो में भी चलती है येलो लाइन, है ना, तो यहाँ से ये येलो लाइन की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर बात करें यूरोप है वहाँ की, मतलब यूरोप जो यहाँ पे एरिया है इसको लेकर नहीं, ये अमेरिका में यहाँ पर समर्थित एक युद्ध विराम रेखा थी उसको लेकर बताया गया है। तो यहाँ से पूर्वी यूरोप गलत हो जाएगा इसका, क्योंकि यहाँ पर येलो लाइन इजराइल IDF नियंत्रित बफर जोन को गाजा के भीतर फिलिस्तीन प्रशासित क्षेत्रों को बीच स्थित है। यहाँ पर पूर्वी यूरोप गलत हो जाएगा। अफार क्षेत्र पूर्वी अफ्रीका, ये बात करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर अफार क्षेत्र ये पूर्वी अफ्रीका के पूर्वोत्तर इथोपिया के स्थित यहाँ पर एक क्षेत्रीय राज्य होगा। ये अफार लोगों को निवास स्थल है और ग्रेट रिफ्ट वैली का भाग होगा। एराम्ड जो ट्रायंगल है ये दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक वनाच्छादित सीमावर्ती क्षेत्र जहाँ थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया की सीमाएं आपस में मिलती हैं। ये अपनी संबद्ध जैव विविधता के साथ यहाँ पर जो निर्वहनीकरण है उसके संघर्ष में ऐतिहासिक मुद्दों को भी जानते हैं इसके लेकर। तो एक गलत हो जाएगा, 2 और 3 इसका सही है। 42 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 बातें करेक्ट है। 43 नंबर यहाँ से भारत में पूंजी निर्माण संबंध में विचार करना है। नए खोजे गए खनिज भंडार, परिवारों के पास टिकाऊ वस्तुएं, नए सॉफ्टवेयर उत्पाद, रक्षा सामग्री के बराबर भंडार में वृद्धि। ये बोले सकल पूंजी निर्माण
के आकलन में उपयुक्त में से कितने यहाँ पर सम्मिलित किए जाते हैं? आंसर हो जाएगा 43 का करेक्ट आंसर यहाँ से कितने? एक बात यहाँ से इसकी करेक्ट है, कौन सी? क्योंकि यहाँ पर जो पूंजी निर्माण है ये यहाँ पर इसका तात्पर्य अचल संपत्ति जो परिसंपत्ति होती है उसमें होने वाली सकल वृद्धि है, उसकी सकल स्थायी पूंजी निर्माण, स्टॉक में परिवर्तन, इन्वेंट्री में वृद्धि, ठीक है, और मूल्यवान वस्तु में शुद्ध अर्जन आय के योग के इसके अंतर्गत व्यापक रूप से 2 प्रकार की अचल संपत्तियाँ सम्मिलित होती हैं, निर्माण और मशीनरी उपकरण, ठीक है। इसके यहाँ पर जो उपकरण में मत के लिए यहाँ पर परिवहन उपकरण, सॉफ्टवेयर, ठीक है, और प्रजनन स्टॉक यहाँ पर हो गए, राइट। भार ढोने वाले पशु, दुधारू पशु, इस तरह यहाँ पर इसमें घटक शामिल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर यहाँ से इसका एक बात इसकी सही है, कौन सी? जो इसका आंसर हो जाएगा 43 का ये हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर प्रजनन स्टॉक, इसमें ये नए सॉफ्टवेयर स्टॉक। तो यहाँ से सी स्टेटमेंट मतलब तीसरी बात स्टेटमेंट से इसका करेक्ट है, एक बात इसकी सही है, ठीक है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित पर विचार करना है, संसाधन जुटाना, सामाजिक और आर्थिक जो परिव्यय है उसका सर्जन करना, समानता असमानता में कमी, अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति का प्रत्यय या प्रत्यक्ष प्रबंधन, इनमें से कितने तरीकों में से किसी एक देश की राजकोषीय नीति के व्यवस्था के विकास जो विकासात्मक भूमिकाएं क्या निभाएगी? तो आंसर हो जाएगा 44 का। देखो यहाँ पर एक विकासात्मक अर्थव्यवस्था जो होती है इसमें राजकोषीय नीति का मुख्य लक्ष्य किसी पूंजी निर्माण की दर को जितना हो सके उतना बढ़ाना। विकासशील अर्थव्यवस्था में राजकोषीय नीति को साफ तौर पर तेज आर्थिक विकास अनुकूल होना चाहिए। ऐसा अर्थव्यवस्था जो राजकोषीय नीति अब केवल कमियों के पूरा करने वाली एक प्रतिपूरक नीति के समय सीमित रह सकती है, इसे यहाँ पर कठिन पूरा भूमिका निभानी होगी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा विकास में स्थिरता, आंसर इसका सी करेक्ट है। केवल 3 स्टेटमेंट इसके सही होंगे, कौन कौन से? एक तो संसाधन को जुटाना, ठीक है, दूसरा आपको हो जाएगा निजी क्षेत्र का विकास हो जाएगा, ठीक है, तीसरा संसाधनों की जो बंटवारा है ये होगा, ठीक है, और सामाजिक और आर्थिक ऊपरी व्यय, राइट, और जो संतुलित क्षेत्रीय विकास, ठीक है, आर्थिक स्थिरता, राइट, असमानता में कमी, राइट। तो ये सब होंगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति का जो नियंत्रित प्रत्यक्ष प्रबंधन है यहाँ पर नहीं होगा। 3 बातें इसकी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन उत्पाद कर का हिस्सा है? इनमें से कौन उत्पाद कर का हिस्सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का। एक तो यहाँ पर स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क, राइट, और एक यहाँ से हो जाएगा व्यय पर कर, ये हमारा स्टाम्प जो उत्पादन कर का हिस्सा होगा, ठीक है। 1 और 3 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। उत्पाद कर जो होते हैं उत्पाद कर उत्पादित वस्तुओं की मात्रा पर निर्भर करते हैं और इनका भुगतान उत्पाद की प्रति इकाई पर यूनिट पर किया जाता है। हालांकि ये कर उत्पादों को पर लगाए जाते हैं, लेकिन इनका अंतिम भार उपभोक्ताओं को उठाना पड़ता है क्योंकि ये एक अप्रत्यक्ष कर है। उदाहरण के लिए वस्तु सेवा कर GST, सेवा कर जो पहले था, और एक आयात निर्यात शुल्क। आंसर 45 का सी। 46 है, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट राशि समर्थित जो है इसके बारे में विचार करना है। ASBA एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत IPO आवेदन करने की राशि बैंक खाते के में ब्लॉक कर दी जाती है और केवल आवंटन होने तक ही डेबिट की जाती है। पहली बात 46 का पहला करेक्ट है। सेकंड बात, ASBA सुविधा को नियंत्रित करने वाले नियम भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा विनियमित होते हैं। सेकंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक बैंकिंग कार्यों की निगरानी करता है, लेकिन यहाँ पर पूंजी बाजारों में इसकी सुविधा के मूल्य को लेकर भारतीय प्रतिभूति सेबी बोर्ड जो है विनिमय बोर्ड सेबी इसके द्वारा विनियमित होते हैं। सेबी अपने ICDR जो विनिमय होते हैं उसके दिशा निर्देश जारी करता है जिससे यहाँ पर नियंत्रित भी करता है और इसके तहत यहाँ पर स्व प्रमाणित सिंडिकेट बैंक इस प्रक्रिया को सुगम बनाएगा। सेकंड यहाँ से गलत होगा। IPO में जारी करता है भुगतान के माध्यम से रूप में ASBA प्रदान करना अनिवार्य होगा। तीसरी बात सही क्योंकि यहाँ पर सभी सार्वजनिक निगम जैसे IPO, FPO और राइट इट्स जो होते हैं इसमें जारी करता के लिए भुगतान के माध्यम से रूप में ASBA प्रदान करना अनिवार्य होगा। तो क्या होगा आंसर 1 और 3 करेक्ट है, दूसरा गलत हो जाएगा तो 2 बातें सही है। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। ट्रेजरी बिल, नगद आरक्षित अनुपात, वाणिज्यिक फंड, वाणिज्यिक बॉन्ड और स्वर्ण। एक बैंक उपयुक्त में से कितनी परिसंपत्ति को सामूहिक तरलता अनुपात SLR के हिस्से के रूप में रख सकता है? आंसर हो जाएगा 47 का करेक्ट आंसर। ये मजारी तरलता अनुपात जो होता है ये यहाँ पर वाणिज्यिक बैंकों के लिए अनिवार्य शर्त होती है। इसके अंतर्गत बैंकों को अपनी कुल जमा राशि, निवल मांग, सावधि देयताएं जो होती हैं ये एक निश्चित प्रतिफल के रूप में यहाँ पर परिसंपत्तियाँ जैसे नगद, स्वर्ण, सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में सुरक्षित रखना होता है। कौन कौन सा? नगद, स्वर्ण
और सरकारी प्रतिभूतियाँ, स्वर्ण, नकद और सरकारी प्रतिभूतियाँ होती हैं ये, इनको यहाँ पर इसमें रखना होता है। और यहाँ पर नकद अधिशेष अनुपात जो होता है ये बैंकों को पूरा करने के लिए तरल संपत्ति के रूप में अपने पास नकदी मात्रा बना रखना होता है। ये भी बात यहाँ से सही हो जाएगी। चौथी बात भी सही है, स्वर्ण, ठीक है। और यहाँ से पहली बात भी करेक्ट है, ट्रेजरी बिल भारत सरकार को लेकर के। तो 1, 2 और 4 यहाँ से इसका 3 बातें करेक्ट है। तीसरी बात यहाँ से गलत हो, क्योंकि यहाँ पर वाणिज्यिक जो वाणिज्यिक बॉन्ड बोल रहे हैं यहाँ पर तीसरे नंबर में, ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर वाणिज्यिक बॉन्ड इसमें शामिल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर इसका कारण ये SLR एक सुरक्षात्मक उपाय है, जिसके लिए यहाँ पर बैंकों को अत्यधिक तरल और सुरक्षित परिसंपत्तियाँ मुख्य रूप से सरकार द्वारा जारी रखनी होती है, ताकि यहाँ पर जोखिम को कम किया जा सके और स्थिरता बनी रहे। वाणिज्यिक बॉन्ड में व्यावसायिक जोखिम होता है और ये सरकार द्वारा समर्थित नहीं होती हैं। आंसर क्या होगा? 1, 2, 4 करेक्ट है। 47 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 48 है, आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल के संबंध में विचार करना है। ये सतह से हवा मार करने वाली एक अत्याधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणाली है। आज मैंने साइंस टेक्नोलॉजी का यहाँ पर जो PT 365 पर डिस्कस किया, तो वहाँ पर मैंने मिसाइल के बारे में बहुत सारा बताया, आज जाके देख सकते हो। वहाँ से क्वेश्चन अगर देखोगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आप, है ना। तो पहली बात क्या होगी? 48 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, ना कि हवा से हवा। दूसरा, इसमें एक साथ 10 लक्ष्यों को भेजने की क्षमता होती है। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि आकाश मिसाइल प्रणाली को एक साथ कई हवाई लक्ष्यों को इसके विन्यास के आधार पर लगभग 10 तक भेजने के लिए डिजाइन किया गया था। इसका रडार पर साथ कई दुश्मन के विमान जो होते हैं मिसाइल उसको ट्रैक कर सकता है। तीसरा, ये लगभग 300 किलोमीटर की मारक क्षमता तक 1 टन का परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम होगा। तीसरी बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर आकाश NG एक पारंपरिक वायु रक्षा प्रणाली है, ठीक है। ये परमाणु सक्षम नहीं होगी, साथ ही 300 किलोमीटर की दूरी तक 1 टन का आयुध ले जाने में सक्षम नहीं है, तो गलत हो जाएगा। ओनली 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से बी सही बात है। 49, निधि कंपनी के संबंध में विचार करना है। इसका गठन मुख्यतः अपने सदस्यों की बचत की प्रकृति को विकसित करने के लिए किया गया था। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, वे अपने सदस्यों को गैर सदस्यों दोनों को ऋण प्रदान कर सकती है। सेकेंड बात ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर निधि कंपनी का मुख्य कार्य अपने सदस्यों का जमा स्वीकार करना और केवल अपने सदस्यों को ही ऋण देना, यानी कि इनका लेन देन बाहरी व्यक्तियों के साथ नहीं होता है। इन्हें विभिन्न नामों से जानते हैं, जैसे कि निधि, स्थायी कोष और म्यूचुअल बेनिफिट फंड, म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी। सेकंड गलत। तीसरा, इन्हें कारपोरेट कार्य मंत्रालय के द्वारा विनियमित किया जाता है। तीसरी बात यहाँ से सही है। 1, 3 करेक्ट है। आंसर 49 का सी। जैसे 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिस्थितियों पर विचार करना है। आर्थिक मंदी के पश्चात कारखाना बंद होने के कारण एक श्रमिक रोजगार से वंचित हो जाता है। ये कौन सी बेरोजगारी है? देखो पहली बात यहाँ पे जो है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर चक्रीय बेरोजगारी का सटीक उदाहरण लिखी हुई, यहाँ पर सीधे तौर पर व्यापार चक्र से जुड़ी हुई है, ठीक है। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसने पूछा कौन सी परिस्थिति गैर चक्रीय बेरोजगारी की बात करता है, तो गलत हो जाएगी, क्योंकि चक्रीय है ये। दूसरी बात, एक स्नातक बेहद अवसरों की तलाश को स्वेच्छा को रोजगार त्याग देता है, तो यहाँ पर क्या होगा? सेकेंड बात यहाँ से ये घर्षण जनित बेरोजगारी है, ठीक है, तो बात करेक्ट है। तीसरा, वस्त्र उद्योग में मशीनरी के कारण एक हथकरघा श्रमिक अपना रोजगार खो देता है, तो ये क्या होगी? ये यहाँ पर संरचनात्मक बेरोजगारी होगी, ठीक है, तो यहाँ जो रहेगी ये चक्रीय नहीं है, तो ये भी करेक्ट है। 2 और 3 सही है। आंसर यहाँ से 50 का सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से विजन एस के यहाँ पर 21 नंबर टेस्ट के हम लोगों ने 50 क्वेश्चन यहाँ से डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब बचेंगे क्वेश्चन 51 से 100 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पार्ट नंबर 2 में करेंगे कल, ठीक है। तो यहाँ से देखते रहना, कोई डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। और PT 365 जो MCQs है वो मैं आपको कल अपलोड करूँगा, आज यहाँ से अपलोड नहीं होंगे वो, राइट। कल टॉपिक नंबर जो 2 है या 3 जो भी रहेगा वो मैं आपको बताऊँगा टेलीग्राम पे, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तीसरा रहेगा आई थिंक, है ना, तो वहाँ से कर सकते हो। तो एंड करते हैं से इसको। और यहाँ पर UP PCS का मैंने टेस्ट डाला वो DIS का, वो भी देख सकते हो। और UP PCS का अपना UKT का भी टेस्ट लेने वाले, वो भी यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अभी। एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।